एक क्वेश्चन करते हैं। सपोज क्वेश्चन नंबर 1, 2 point charges, 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at a distance of 1 meter. Find electric force acting between these charges. Okay, now look at the question को ध्यान से देखिए। 2 point charges 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed in air at a distance of 1 meter. Okay, so दो चार्ज है आपके पास, एक आपका 1 microcoulomb है, दिस इज 1 microcoulomb, और दूसरा चार्ज है 2 microcoulomb, और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको 1 मीटर दिया हुआ है। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और जानबूझ के मैंने सिंपल क्वेश्चन से शुरू किया है ना, फिर लेवल बढ़ाएंगे, चिंता मत करिए। So there are 2 point charges, 1 microcoulomb and 2 microcoulomb are placed at a distance of 1 meter. Okay, you have to calculate the electrostatic force acting between these two charges. तो ठीक है, सिंपल है, फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन याद रखिएगा ये जो फॉर्मूला है F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये जो फॉर्मूला है फोर्स को कैलकुलेट करने का, इसमें जो चार्जेस Q1 और Q2 हैं इसको हमेशा आप कुलाम में रखेंगे। अगर माइक्रो कुलाम में दिया है तो आपको चेंज करना पड़ेगा, ओके, कुलाम में चेंज करना पड़ेगा। और जो डिस्टेंस है इसको हमेशा मीटर में ही रखना है। सेंटीमीटर में दिया हो सकता है, मिलीमीटर में दिया हो सकता है, एंगस्ट्रॉम में भी दिया हो सकता है, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में, ओके, क्योंकि ऐसा यूनिट डिस्टेंस की मीटर होती है। एनीवेज, तो यहाँ पे चार्जेस Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, डिस्टेंस 1 मीटर है, डिस्टेंस तो ऑलरेडी मीटर में दिया हुआ है। ये जो चार्जेस दिए गए हैं ये माइक्रो कुलाम में दिए गए हैं, तो आपको कुलाम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मैंने आपको बता रखा है। अगर माइक्रो कुलाम में चार्ज हो उसको कुलाम में कन्वर्ट करना हो तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁻6 से। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट द फोर्स। तो ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं 1/4πε0, अच्छा मैंने यही फॉर्मूला क्यों यूज़ किया है? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है जो चार्जेस हैं वो कहाँ प्लेस किए गए हैं? एयर में प्लेस किए गए हैं। ओके, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू हम लोग पीछे निकाले थे, तो मैं डायरेक्ट यहाँ वैल्यू रख सकता हूँ 9 × 10⁹। आपको कहीं भी अगर 1/4πε0 दिखता है तो उसकी वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 9 × 10⁹, है ना। ओके, इंटू Q1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q1? 1, बट दिस इज इन माइक्रो कुलाम, यू हैव टू कन्वर्ट इनटू कुलाम। तो 1 के आगे मैं क्या लिखूंगा? 10⁻⁻6। तो ये जो 1 माइक्रो कुलाम है ये आपका कुलाम में कन्वर्ट हो गया। नाउ इनटू Q2, सो दिस इज Q2, ये आपका सेकेंड चार्ज है which is 2 microcoulomb, so 2 × 10⁻⁻6, so this is your Q1 and this is your Q2 after converting into coulomb. Okay, now divided by r² which is 1²। तो मैंने जानबूझ के सिंपल क्वेश्चन लिया था, इसे शुरू करेंगे, फिर अपना लेवल बढ़ाते हैं, हम भी देखते हैं आप किस लेवल तक जा सकते हैं, देखा जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ऐसा नहीं है कि सिंपल क्वेश्चन ही करेंगे। पहले इसका आंसर मुझे दीजिए। सो 9 × 2 = 18, -6 इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरे ख्याल से आएगा 18 × 10⁻³ परहैप्स, यस, 6 × 12, और ये 9 × 10⁻9 है तो सही है, 10⁻³ एंड दिस इज इन न्यूटन। ओके, सो दैट इज द रिक्वायर्ड फोर्स जो आपको कैलकुलेट करना था, 18 × 10⁻³ जनरली हम लोग क्या करते हैं, ये जो आंसर आया है इसको अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहेंगे तो ये जो 18 है ना, यहाँ पर जो नंबर होता है ये 1 से 10 के बीच में होता है। ओके, तो ये 18 है, ये 10 से बड़ा है, तो इसको अगर 10 से आपको छोटा करना है तो 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना, यही आंसर, सेम आंसर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1.8 × पावर में आपको क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, डेसिमल। अब ये शिफ्टिंग बाद में देखा जाएगा, है ना, तो मैं इस आंसर को ऐसे भी लिख सकता हूँ। दैट्स इट, फिलहाल के लिए इतना जानिए, है ना, इसका डिस्कशन बाद में करेंगे कि पॉइंट कैसे शिफ्ट होता है,
है ना। इतना 12th में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत तो आना चाहिए, ये कैलकुलेशन मैथमेटिक्स है। ओके, सो दिस इज योर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए इसको पॉज करके, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग सोच रहे होंगे क्या ही है इसमें, आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे देखते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं बार बार स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ। सपोज वी हैव अ 2 पॉइंट चार्ज -2 माइक्रोकूलम एंड सपोज दिस इज 3 माइक्रोकूलम एंड वी हैव द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज अबाउट 10 सेंटीमीटर। ओके, सो 2 पॉइंट चार्जेस आपको गिवन है, उनके बीच का डिस्टेंस भी आपको गिवन है, और आपसे पूछ रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू चार्जेस। आपको एफ निकालना है। कैसे करेंगे? सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फार्मूला यूज करेंगे। व्हाट इज द फार्मूला? यहाँ पर ध्यान से देखो, कोई मीडियम का जिक्र नहीं किया है, तो हम खुद एज्यूम कर लेंगे कौन सा मीडियम है, एयर है। और एयर के लिए जो फार्मूला होता है दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। नाउ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू क्या होती है? दैट इज 9 × 10⁹ ओके। और Q1 कितना है? -2 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे एक चीज़ जो नोटिस करने वाली बात है, ध्यान देने वाली, कि इस फॉर्मूले में दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। ओके, ये मैग्नीट्यूड देता है। ओके, इससे डायरेक्शन आपको नहीं पता चलेगा, तो मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें Q1 और Q2 हमेशा पॉजिटिव ही रखेंगे। अगर चार्जेस माइनस में भी दिए हों तो भी आप यहाँ प्लस में ही रखेंगे। ओके, तो यहाँ -2 माइक्रोकूलम दिया है, तो माइनस से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे अगर इसका आंसर निकालना है तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूँगा। तो Q1 की वैल्यू हो जाएगी 2, और ये माइक्रोकूलम है तो आपको इंटू 10⁻⁻6 करना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज योर Q1 इंटू Q2 कितना है? 3। दिस इज ऑल्सो इन माइक्रोकूलम, तो इसको भी 10⁻6 करके कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? 10 सेंटीमीटर। आर मीटर में रखा जाता है, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेंटीमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 100 से डिवाइड करके। ओके, बट मैं 100 से डिवाइड नहीं करता हूँ, मैं जनरली ऐसे करता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। ये आपका आर है, इसे आप 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। बात तो वही हुई, 10 को आप 100 से डिवाइड 10 को आप 100 से डिवाइड करो, या 10 को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर दो। दोनों केस में बात वही है, तो मैं जनरली ऐसे करना प्रीफर करता हूँ। ओके, आप जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। आप इसको पहले 100 से डिवाइड करके मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे करता हूँ, 10 ये रहा, दिस इज 10 सेंटीमीटर, दैट इज द वैल्यू ऑफ आर, और इसको फिर मीटर में कन्वर्ट करना है, तो मैंने 10⁻⁻2 कर दिया। ओके, और इस पूरे का क्या करना पड़ेगा आपको? होल स्क्वायर। फॉर्मूले में आर का स्क्वायर है, तो आपको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको कैलकुलेट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, कैसे करेंगे? 9 × 2 = 18, 18 × 3 = 54, तो ये आपका 54 हो गया। ये आपका -6 -12 हो जाएगा, ये 9 है, प्लस में 9 है, तो इंटू 10⁻³ हो जाएगा। अच्छा, नीचे देखो 10 और ये 10⁻², दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻1 होगा, 10⁻1 का होल स्क्वायर करोगे। ये कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, है ना। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो इस बात को याद रखिए कि आपको मैथमेटिक्स पर कमांड होनी ही चाहिए, है ना। एक फ्रेज बोला जाता है दैट मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। तो अगर आप मैथ नहीं जानते हैं तो फिजिक्स फिर पढ़ना मुश्किल है थोड़ा, है ना। थोड़ा क्या, बहुत मुश्किल है, बट थोड़ा बहुत बेसिक मैथमेटिक्स आपको पता होना चाहिए, है ना। अच्छा, इसमें आगे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन भी आएंगे। वैसे मैं कोशिश करूँगा, मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पर एक सेपरेट लेक्चर, खासतौर से बायो स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि मुझे पता है उनको दिक्कत होती है। मैथ्स वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो 12th में इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सारी बातें वो पढ़ लेते हैं लेकिन समस्या बायो वाले स्टूडेंट्स को होती है, क्योंकि उन 10th के बाद उनका फिर मैथ से कोई लेना देना नहीं रहता है, तो उनको थोड़ी दिक्कत आती है फिजिक्स में बिकॉज ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैं कोशिश करूँगा कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का जो पार्ट है वो मैं किसी सेपरेट वीडियो में कवर करूँ। आप लोग अगर बताएंगे तो मैं उसको करूँगा, कमेंट में बताइएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? सो दिस इज 54 इंटू 10⁻³ और ये 10⁻² हो जाएगा, ऊपर जाएगा 10⁻। चलो मैं कर ही देता हूँ, पागल हो जाओगे तुम लोग। इसको ऊपर करो, सो 54 इंटू 10⁻³ और ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54
इंटू 10⁻⁻1 एंड दिस इज नथिंग बट 5.4 न्यूटन। सो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इसको एक बार आप फिर से देख लीजिए मैंने कैसे किया है। कुछ खास नहीं है यार, दो चार्जेस दिए हैं, Q1 Q2 आपको पता है, R पता है, फॉर्मूला यूज़ करना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आप ऑलरेडी जानते हैं, 9 × 10⁻9। कहीं भी ये दिखेगा मैं ये वैल्यू रख दूंगा। Q1 की वैल्यू ये रही, Q2 की वैल्यू ये रही। ये 10⁻6 मैंने क्यों लगाया, क्योंकि माइक्रो कूलाम में दिया था तो उसको कूलाम में कन्वर्ट करना था। R की जगह ये क्या चीज़ लिख दी गई, डायरेक्ट 10 क्यों नहीं लिख दिया गया, क्योंकि 10 सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करना था, तो मैंने 10 लिखा। फिर मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मीटर में कन्वर्ट हो गया। फिर फॉर्मूले में स्क्वायर था तो पूरा होल स्क्वायर करना पड़ा मुझे, फिर उसको सॉल्व किया, आंसर आया 5.4 न्यूटन। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताऊँ, अच्छा आप सोचेंगे कि फिर तो अगर माइनस के बजाय प्लस दिया होता तो भी आंसर यही आता। बात तो बिल्कुल सही है, माइनस के बजाय अगर यहाँ प्लस होता तो भी तो आंसर 5.4 ही आता, क्योंकि माइनस दिया था तभी मैंने इसको प्लस में ही रखा है। फिर डिफरेंस क्या हुआ, अगर यहाँ पॉजिटिव देता और नेगेटिव दिया तो फिर दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होता, डिफरेंस ये होता कि यहाँ एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, तो इसके बीच में जो 5.4 न्यूटन का फोर्स आया है, दिस इज अट्रैक्टिव इन नेचर। ये जो फोर्स है ये अट्रैक्शन का फोर्स है। बट अगर ये चार्ज पॉजिटिव दिया होता और ये चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव है तो उनके बीच में वैल्यू तो इतनी आती फोर्स की 5.4 न्यूटन, बट वो रिपल्सिव होता। ओके, तो डिफरेंस तो है ना। ओके, एनीवेज, तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं जरा, है ना। अच्छा, एक बात और मैं थोड़ा यहाँ बता दूँ क्योंकि आगे वो काम आएगा। अब बार बार क्या होता है, जैसे फोर्स का ये फॉर्मूला है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लुक एट दिस, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r²। ये फॉर्मूला है। अब इतना लंबा कौन लिखे बार बार, तो ये जो वैल्यू फिक्स वैल्यू है इसको जनरली हम लोग K लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं, K, है ना। और ये एज इट इज जैसा है वैसा ही रहेगा। तो मैं इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकता हूँ और K की वैल्यू जहाँ मन करेगा मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रख दूंगा। और ध्यान से देखिए, तो ये जो K है ये इसी के प्लेस पे लिखा गया है और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻9। लुक एट दिस, इस पूरे की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9। यानी ये जो K है, अगर कहीं भी मुझे K दिखेगा, जैसे ये दिखेगा तो मैं ये रख दूंगा, इसकी वैल्यू 9 × 10⁻9 होती है। वैसे ही इसके प्लेस पे अगर मैंने K लिख दिया है तो K जहाँ भी K दिखेगा मैं उसकी वैल्यू क्या रख सकता हूँ, 9 × 10⁻9 रख सकता हूँ। जरूरत पड़ेगी तो रखूंगा, नहीं जरूरत पड़ेगी तो नहीं रखूंगा, K को K ही रहने दूंगा। ओके, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियर होगा। लेट्स सी। सो क्वेश्चन नंबर 3, एक और सिंपल क्वेश्चन है ना, उसके बाद फिर अपना आगे थोड़ा करते हैं। ओके, सपोज वी हैव टू चार्जेस, अगेन 1 माइक्रोकूलम, देन सपोज 4 माइक्रोकूलम, डिस्टेंस इनके बीच का 20 सेंटीमीटर, और आपको फोर्स निकालना है। ओके, सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर फोर्स। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत है नहीं। K Q1 Q2/r², K विच इज़ नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ। नाउ K की वैल्यू मुझे पता है 9 × 10⁻9 इंटू Q1। लुक एट द Q1, 1 × 10⁻6 Q2, 4 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई R 20 सेंटीमीटर। सो R इज 20 सेंटीमीटर, दिस इज इन सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में हो गया। फिर फॉर्मूले में R का स्क्वायर है तो स्क्वायर करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करेंगे तो मुझे नहीं पता कितना आंसर आएगा, मैं चेक कर लेता हूँ वैसे बाय द वे। दिस इज 36, ये हो जाएगा 10⁻³ डिवाइडेड बाई, नीचे क्या होगा, अच्छा 20 का स्क्वायर करोगे तो 400 हो जाएगा, इसका स्क्वायर अलग से करोगे 10⁻⁻4 हो जाएगा। कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, है ना। ओके, तो ये 2 0 इधर हो जाएगा तो -2 होगा, फिर -2 ऊपर जाएगा, -1 होगा, 4 से इसको कैंसिल करेंगे, 9 आएगा, 9 × 10⁻1 होगा, तो आंसर आएगा 0.9 न्यूटन। दैट इज योर आंसर। ओके, तो कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला। ओके, यूजिंग कूलम्ब्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमेरिकल जितना करेंगे अच्छा रहेगा आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सपोज 2 पॉइंट चार्जेस हैं, एक है 2Q और यहाँ है सपोज 3Q। ओके, 2Q 3Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस सपोज A है। दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, A।
और आपसे बोल रहा है फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस। तो आप कैसे करेंगे? आप सोचेंगे ना कूलाम में नज़र आ रहा है ना माइक्रो कूलाम में, है ना। एक्चुअली ये आपको चार्ज के फॉर्म में दिया है, क्यू के फॉर्म में दिया है, ओके। तो और जैसे ये है ना, इसमें सेंटीमीटर मीटर कुछ नहीं है, तो इसमें आपको कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। कभी भी अगर ऐसा दे कि 2Q 3Q 4Q 5Q, है ना, ये Q रहे, ये जो डिस्टेंस है ABCD कुछ भी दे, R दे, है ना, तो उसको फिर कन्वर्जन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप डायरेक्ट फार्मूला देखिए, मैं बता रहा हूँ कैसे यूज़ करेंगे अगर आपको फोर्स निकालना हो ऐसे क्वेश्चंस में। तो वी कैन राइट द फार्मूला लाइक F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। दिस इज द फार्मूला, ओके। नाउ अब यहाँ पर K की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। पुट करने का कोई मतलब नहीं है, पूछिए क्यों? क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ये आपको किसी नंबर में तो दिया नहीं है ना, कि उसको कन्वर्ट करके स्क्वायर करके फिर इसको कैंसिल करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम क्या करते हैं, K की वैल्यू 9 × 10⁹ होती तो है, आप चाहे तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग रखते नहीं हैं। क्यों रखना फालतू में? तो मैं K को K ही रहने दूंगा। तो ये अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, K को एज इट इज K ही रहने दीजिए। Q1 की वैल्यू क्या रखूंगा? Q1 की जगह ध्यान से देखो क्या है, 2Q है, सो दिस इज 2Q इंटू Q2 की जगह क्या है, 3Q, सो दिस इज 3Q डिवाइडेड बाई R की जगह क्या है, A, सो A का स्क्वायर, ओके। तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, Q इंटू Q दैट बिकम्स Q स्क्वायर। तो ये होगा 6K ऑलरेडी है, Q इंटू Q स्क्वायर हो गया और डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे करते हैं, दिस इज द फोर्स, ये फोर्स की वैल्यू है, बात क्लियर है। तो कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन होगा तो हम इस तरीके से करेंगे, ओके। इसको उतारिए, आगे बढ़ते हैं। उतारिए उतारिए उतारिए, एकदम उतारते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर चल रहा है, आप लोग नोट करते जाइएगा। -Q -6Q डिस्टेंस सपोज D, इस बार मैंने D ले लिया है। बताइए इनके बीच कितना फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। इस तरीके के क्वेश्चंस में K की वैल्यू हम K ही रहने देते हैं, पुट करने की ज़रूरत नहीं है। Q1 की वैल्यू -Q है, तो क्या माइनस रखेंगे? आंसर है नहीं रखेंगे, पॉजिटिव में ही रखा जाएगा। तो ये हो जाएगा Q इंटू Q2 की वैल्यू माइनस में रखेंगे, नहीं, पॉजिटिव में ही रखा जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड रखा जाता है। तो ये हो जाएगा 6Q डिवाइडेड बाई R, डिस्टेंस क्या है D का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना आएगा बताइए मुझे, दिस इज 6K Q इंटू Q दैट इज Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई D स्क्वायर। सो दिस इज द फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज द आंसर, ओके। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। अच्छा, यहाँ से ये जितने भी क्वेश्चंस आपने न्यूमेरिकल्स किए हैं उसमें फोर्स का आपने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन की बात नहीं हुई। मैं थोड़ा सा डायरेक्शन का भी इसी क्वेश्चन में जिक्र करना चाहूँगा। यहाँ से तो फोर्स की वैल्यू आपको निकल जाएगी, जो भी फोर्स का फॉर्मूला यूज़ करके आप निकालेंगे ये आपको मैग्नीट्यूड देगा। क्या देगा? मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर डायरेक्शन आपसे पूछे, जैसे दोनों इस क्वेश्चन में, अगर मैं स्पेसिफिक इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो दोनों चार्जेस नेगेटिव में दिए गए हैं, ओके। तो नेगेटिव में क्या होता है, रिपल्शन होता है, वो एक दूसरे से दूर भागेंगे। तो दूर क्यों भागेंगे? क्योंकि ये चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा, किधर, इधर, इसको पुश करेगा। तो ये वाला जो चार्ज है इस पर फोर्स जो लगाएगा उसका डायरेक्शन इधर होगा, और ये वाला जो चार्ज है उतना ही फोर्स, न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, जितना फोर्स ये इस पर लगाएगा उतना ही फोर्स ये इस पे पलट के लगाएगा इन अपोजिट डायरेक्शन, ओके। तो ये वाला इसको इधर पुश करेगा, तो रिपल्शन का फोर्स, और इस फोर्स की वैल्यू क्या होगी, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स, ओके। तो डायरेक्शन इस तरीके से हम लोग निकालेंगे, है ना, देख करके, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इसके बाद हम लोग वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको डायरेक्शन खुद से निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्टली आंसर में ही आ जाता है ना। तो उसको हम लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम लोग कैसे करेंगे, क्वेश्चन में अगर दिया है तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, फिर चार्जेस को देखेंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों नेगेटिव हैं, उसके अकॉर्डिंग रिपल्शन हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फोर्स का डायरेक्शन निकालेंगे, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आइए थोड़ा लेवल अप किया जाए ज़रा सा।
ओके, तो क्वेश्चन इस बार ये है कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं Q और 2Q। सो देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, इनके बीच का डिस्टेंस मैं D मान लेता हूँ, आप A मान सकते हैं, फिलहाल मैंने D मान लिया है तो आपको D ही मानना है ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो एक पॉइंट चार्ज ये है, एक पॉइंट चार्ज ये है, इनके बीच का डिस्टेंस D है। अब एक और पॉइंट चार्ज है विच इज ऑल्सो Q, और इस पॉइंट चार्ज को, ये जो दोनों पॉइंट चार्ज हैं, द लाइन ज्वाइनिंग ऑफ दीज 2 चार्जेस, इसका जो मिड पॉइंट है ना, ठीक बीच में, यहाँ पर एक और चार्ज, तीसरा चार्ज रख दिया गया है। ओके, इसकी वैल्यू Q है। ओके, अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इसको देखें, ये जो बीच में चार्ज रखा हुआ है, तो ये वाला चार्ज भी इसको ऑब्वियस सी बात है रिपेल करेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखिए, तीनों चार्जेस पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो हर एक चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, ये इस पे 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 भी लगाएगा, ये इस पे भी लगाएगा, है ना, सभी एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। बट आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल, दिस इज ऑल्सो नोन एज नेट फोर्स, NET, नेट फोर्स कितना हो रहा है, इस चार्ज पर टोटल फोर्स कितना एक्ट हो रहा है वो आपको निकालना है। अब नेट फोर्स इसलिए आपसे पूछ रहा है क्योंकि इस चार्ज पर केवल एक फोर्स नहीं एक्ट हो रहा है, इस चार्ज पर ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा और ये वाला चार्ज भी फोर्स लगाएगा। अब मुझे बाकी, इस पर भी फोर्स लगेगा, इस पर भी लगेगा, लेकिन मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि फोर्स उस पर नहीं पूछा है। फोर्स किस पे पूछा है, फोर्स इस पे पूछा है, तो जिस पर पूछा है सिर्फ उसी पर आप फोकस करेंगे। अब अगर फोर्स इस पे पूछा है, इस वाले चार्ज पे कितना फोर्स होगा, तो पहले ध्यान से देखो इस पे टोटल फोर्स लग कितने रहे हैं। अगर देखा जाए तो ये वाला चार्ज लगाएगा। अब सबसे पहले मुझे ये बताइए, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर किधर फोर्स लगाएगा, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको अपने से दूर भगाना चाहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन। इसको मैं F1 बोल दे रहा हूं। ओके, F1। ये F1 किसने लगाया है, इस वाले चार्ज ने लगाया है। किस पर लगाया है, इस पर लगाया है। ऑब्वियस सी बात है, ये छोड़ेगा क्या, ये भी तो इस पर लगाएगा, लेकिन मुझे उसको अभी नहीं देखना है, क्योंकि मुझे फोर्स सिर्फ इस पर निकालना है। ओके, तो मैं सिर्फ इस वाले चार्ज पर ही फोर्स को देखूंगा, तो इसने इस पर इधर लगा दिया। ओके, अच्छा, वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्शन तो पता चल गया कि इस वाले चार्ज ने इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर लगाया, उसको मैंने F1 नाम दिया है। अब ये F1 की वैल्यू कितनी होगी, तो अगर मुझे वैल्यू निकालनी है तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, और इनके बीच का डिस्टेंस ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये मिड पॉइंट है, क्या है, मिड पॉइंट, और पूरा डिस्टेंस D है, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस आपको कितना दिया हुआ है, D, ये पूरा डिस्टेंस आपको D दिया हुआ है। तो अगर ये पूरा डिस्टेंस D है, ये मिड पॉइंट है, तो इनके बीच का डिस्टेंस हो गया D/2, और इनके बीच का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, D/2, आधा हो जाएगा। ओके, अब मुझे अगर F1 की वैल्यू निकालनी है, F1 कौन सा फोर्स है, ये वाला चार्ज इस पर जो लगाया है वो फोर्स है, यानी इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स है F1, और उसकी वैल्यू अगर मुझे चाहिए तो फॉर्मूला मुझे पता है। फॉर्मूला क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। अब इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, क्योंकि फिलहाल मुझे इसकी ज़रूरत है। ये वाला फोर्स इसने लगाया इस पे, यानी इन दोनों के बीच का फोर्स है ये। तो Q1 ये रहा, Q2 ये रहा, और डिस्टेंस D/2। तो वैल्यू पुट करेंगे तो F1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, K को K ही रहने देंगे, है ना, K, और Q1 की वैल्यू हो जाएगी Q, Q2 की वैल्यू भी Q है, डिवाइडेड बाई R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है D/2, सो दिस इज D/2 का होल स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, F1 = हो जाएगा Q × Q, दैट इज Q², K तो रहेगा ही रहेगा, सो K Q², और ये हो जाएगा D²/4, पूरे का होल स्क्वायर करेंगे D²/4, ये 4 ऊपर चला जाएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 = 4K Q²/D²। ओके, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ दिस इज द फोर्स, F1 इज अ फोर्स अप्लाइड बाय दिस चार्ज ऑन दिस चार्ज। ओके, तो F1 की वैल्यू आ गई, और डायरेक्शन मुझे पता है, ठीक, अच्छी बात है। अब इस पर एक और फोर्स लग रहा है,
कौन लगा रहा है? ये वाला चार्ज, वो भी निकालना पड़ेगा क्योंकि आपको टोटल फोर्स चाहिए। अब ये वाला चार्ज इस पर फोर्स कितना और किधर लगाएगा? ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इनके बीच में भी रिपल्शन होगा। ये इसको इधर पुश करेगा और ये इसको इधर पुश करेगा। तो अगर मैं इसकी बात करूं, ये इस पर किधर फोर्स लगाएगा? तो ये वाला चार्ज, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको इधर पुश करेगा, यानी ये वाला चार्ज इस पर जो फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा। इसको मैं F2 बोल दे रहा हूँ, F2। ये तो डायरेक्शन हो गया। ओके, अब इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो ये फोर्स किसके बीच में लग रहा है? इसके और इसके बीच में लग रहा है ना? तो इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए। ओके, और फोर्स का फॉर्मूला यूज करके निकाल लेते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखो। ओके, सो F2 ये फॉर्मूला यूज करेंगे जो आपका ये वाला फॉर्मूला था, कि Q1 Q2 बाई R²। अब मैंने Q1 इसको मान लिया और Q2 इसको मान लिया। ओके, तो कि ये आपका Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो गया, डिवाइडेड बाई R, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस विच इज D/2, सो D/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो आ जाएगा। तो F2 की वैल्यू कितनी आएगी जरा देखो, दिस इज 2kq² और ये D²/4 हो जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा, सो दिस बिकम्स 8kq²/d²। अब दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो इस वाले चार्ज पर जो बीच में चार्ज रखा हुआ है उस पर दो फोर्स लग रहे हैं। एक ये वाला चार्ज लगा रहा है इधर की तरफ, और एक ये वाला चार्ज लगा रहा है इधर की तरफ। ये इधर धक्का देना चाह रहा है, ये इधर धक्का देना चाह रहा है। ये धक्का दे रहा है विथ फोर्स F1, ये इसको धक्का दे रहा है विथ फोर्स F2। F1 जब निकालना था तो इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, डिस्टेंस D/2 था तो ये आ गया F1। और जब F2 निकालना था तो इसको Q1 मान लिया, इसको Q2 मान लिया, और इसके बीच का डिस्टेंस D/2 था, F2 आ गया। दोनों का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दोनों का डायरेक्शन आपको दिख रहा होगा, दोनों बिल्कुल अपोजिट है। F1 इधर है, F2 इधर है ना? तो अगर आपको टोटल फोर्स चाहिए तो क्या मतलब आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए? दोनों फोर्स को जोड़ दें या माइनस कर दें? क्या करें? सपोज कोई ऑब्जेक्ट है और इस पर 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है और 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, तो मुझे बताइए ये ऑब्जेक्ट कहीं जाएगा क्या? कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स बैलेंस हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो नेट फोर्स तो इस पर 0 हुआ ना। इसका मतलब फोर्सेज अगर अपोजिट हैं, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, तो मुझे अगर नेट फोर्स चाहिए तो माइनस करके मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए। अब इसमें देख लो कौन बड़ा है, F1 और F2। F1 की वैल्यू है 4kq²/8² और F2 की वैल्यू कितनी है 8kq²/d²। ऑब्वियस सी बात है ये फोर्स बड़ा है, इसमें इसको माइनस कर दीजिए, टोटल फोर्स आपको पता चल जाएगा जो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था। तो नेट फोर्स कितना आएगा बताइए, माइनस करके F नेट विच इज इक्वल टू F2 माइनस F1, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए। तो 8kq²/d² में से 4kq²/d² माइनस करेंगे तो 8 में से 8 में से 4 जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आएगा 4kq²/d²। माइनस करने के बाद दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। अच्छा ध्यान से देखो, ये तो नेट फोर्स आया, यानी इन दोनों का मिला करके जो टोटल फोर्स लगेगा इतना लगेगा। अब ये जो नेट फोर्स आया इसका डायरेक्शन किधर होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं कोई ऑब्जेक्ट है, इसको कोई इधर 10 न्यूटन से खींच रहा है, इधर भी 10 न्यूटन से खींच रहा है, तो आपने बोला फोर्स 0 होगा। सही बात है, कैंसिल हो गए। लेकिन सपोज करो इधर अगर 12 होता तो इधर तो फोर्स ज़्यादा है ना, तो इस पर फोर्स नेट फोर्स अब 0 होता क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता है। तो कितना होता है? इसमें से इसको माइनस करते, बड़े में से छोटे को, 12 - 10 कितना आता? 2। वो 2 न्यूटन फोर्स किधर लगता? ऑब्वियस सी बात है जिधर फोर्स ज़्यादा है, यानी इन दोनों को मिलाने के बाद जो फोर्स इस पर लगेगा बचा हुआ फोर्स विच इज़ 2 न्यूटन, उसका डायरेक्शन इधर होगा। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो ये नेट फोर्स आया है इन दोनों फोर्स को मिलाने के बाद इस पर टोटल फोर्स जो आया है इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो जाहिर सी बात है जिधर का फोर्स ज़्यादा है उधर ही डायरेक्शन होगा। F2 ज़्यादा है, F1 कम है, तो जो नेट फोर्स आया है उसका डायरेक्शन इधर होगा। दैट इज द नेट फोर्स। ओके, इसका मतलब ये है, इसको अगर आप इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझना चाहते हैं, ये तो ठीक है, सोल्यूशन है। आपसे जो पूछा था फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ दीज टू चार्जेस, तो इसका आंसर ये
बट इसको थोड़ा सा मैं और आपको बता दे रहा हूँ क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर एक चार्ज Q है और दूसरा चार्ज क्या था आपका 2Q, और इन दोनों को फिक्स कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए? फिक्स। कील विल ठोक करके फिक्स कर दो, ऐसा समझो, है ना। हाइपोथेटिकल अजम्पशन है। तो सपोज करिए ये दोनों चार्जेस क्या हो गए? फिक्स हो गए, और इसके बीच में आप ये चार्ज रखेंगे और ये चार्ज फ्री है, ये मूव कर सकता है। तो सोचिए जैसे ही आप इस चार्ज को रखेंगे और छोड़ेंगे तो ये यहीं रुका रहेगा या चलेगा? क्या लगता है? ऑब्वियस सी बात है चलेगा, क्योंकि इन दोनों का फोर्स मिल, ये इसको इधर धकेलना चाह रहा है, ये इसको इधर धकेलना चाह रहा है, बट ये वाला फोर्स ज़्यादा है जो इधर वाला है, ये वाला फोर्स कम है। तो ये वाला चार्ज जैसे ही इसको आप यहाँ छोड़ेंगे तो किधर मूव करना शुरू कर देगा? इस डायरेक्शन में। एंड बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, जो नेट फोर्स है, इस फोर्स की वजह से इधर मूव करना शुरू कर देगा। क्या बात क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी। एक और क्वेश्चन करते हैं, है ना, अच्छा लगेगा आपको। अगर आपको कुछ भी डाउट है कमेंट करिए, कोशिश करूँगा मैं उसको बताने की, है ना। बट बेसिक चीज़ आप क्लियर करते हुए चलिए, है ना, मैं यही चाह रहा हूँ, ठीक है। ओके, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। आप लोग इसे अपने लैंग्वेज में जैसे हो अपने नोट्स बुक में, नोट्स कॉपी में इसको कर लीजिएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सपोज वी हैव -2Q, एक और चार्ज है, सपोज इस बार कुछ और लेते हैं 3Q, है ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैं मान लेता हूँ D मान लीजिए। ओके, यहाँ पे एक और चार्ज रखा गया है, ठीक इसके बीच में मिड पॉइंट पर चार्ज इज Q, और सेम क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज। इस चार्ज पर नेट फोर्स निकालना है। ये जो चार्ज रखा गया है इस पर नेट फोर्स कितना होगा। अब सोचिए आप कैसे निकालेंगे। मैं चाहता हूँ इसको पॉज करके पहले ट्राई करिए, है ना, उसके बाद आंसर मैच कराइए। क्लियर है? मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। इस चार्ज पर मुझे नेट फोर्स निकालना है, तो पहले ये तो पता करिए इस पर फोर्स लग कितने रहे हैं। एक ये लगाएगा और एक ये लगाएगा, इसके अलावा और कोई चार्ज तो मुझे नहीं दिख रहा है जो इस चार्ज पे फोर्स लगाए। अब ये वाला फोर्स किधर लगाएगा, कैसे पता चलेगा? तो ध्यान से देखो, ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो इन दोनों के बीच में जो भी फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का होगा। ये वाला इसको अपनी तरफ क्या करना चाहेगा? अट्रैक्ट करना चाहेगा। तो ये चार्ज इस वाले चार्ज पर इधर फोर्स लगाएगा इन दिस डायरेक्शन, एंड सपोज द वैल्यू ऑफ फोर्स इज F1। मैं साथ साथ F1 की वैल्यू पहले निकाल लेता हूँ, है ना। F1 किसके बीच का फोर्स है? इसके और इसके बीच का फोर्स है, तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो। अच्छा, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना होगा बोलो? दिस इज D/2, और ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा? D/2। ओके, जरूरत पड़ेगी। ओके, F1 तो फार्मूला सबको पता है, F = क्या होता है? K Q1 Q2/r²। दैट इज द फार्मूला। ये Q1 मान लो, ये Q2 मान लो, क्योंकि इन दोनों के बीच का फोर्स है ये। तो F1 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो K की जगह K रखेंगे, Q1 -2Q है, क्या माइनस रखेंगे? नहीं रखेंगे, ऑलरेडी बताया जा चुका है ना, पॉजिटिव में ही रखा जाता है। तो ये 2Q, दैट इज द वैल्यू ऑफ Q1। Q2 कितना है? ये आपका Q2 है, सो दैट इज Q / r²। डिस्टेंस कितना है? D/2, तो D/2 का होल स्क्वायर कितना आएगा बताइए मुझे। तो F1 की वैल्यू हो जाएगी 2K, ऐसे ही रहेगा, Q × Q, दैट इज Q²। D/2 का होल स्क्वायर करेंगे, D²/4 होगा, 4 ऊपर चला जाएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8K Q²/D²। और दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, ये आपका F1 है, F1 की वैल्यू है, और डायरेक्शन आपको ऑलरेडी पता है। इसकी कहानी तो खत्म हो गई। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये भी तो इस पर फोर्स लगाएगा। अब सोचिए ये वाला इस पर फोर्स किधर लगाएगा, सोच समझ के होश आवाज़ में बताना, क्योंकि बच्चे कई बार इसमें गलती करते हैं। ध्यान से देखो, क्या ये इस चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा? सोचो, ये पॉजिटिव है, क्या ये भी पॉजिटिव है? तो ये वाला चार्ज इसको अपनी तरफ तो खींच ही नहीं सकता, दूर भगाएगा। इसका मतलब ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा? इधर लगाएगा, अपने से दूर भगाना चाहेगा। यानी अगर मैं F2 की बात करूं तो F2 भी, यानी दूसरा फोर्स भी इस वाले चार्ज पर इधर ही लगेगा, इसी डायरेक्शन में लगेगा, है ना। वैल्यू अगर मुझे निकालनी है F2 की तो इसको Q1 मान लो, इसको Q2 मान लो, क्योंकि अब इन दोनों फोर्स दोनों के बीच की बात हो रही है। ओके, तो आपका फॉर्मूला वही रहेगा कि
दिस इज Q1, दिस इज Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, इनके बीच का डिस्टेंस d/2 है, सो d/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो F2 कितना आ जाएगा, देखो जरा, F2 आ जाएगा आपका 3k/Q², ये आपका फिर से वही d²/4, 4 ऊपर चला जाएगा, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इज 12k/Q² डिवाइडेड बाई d²। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो दोनों फोर्स आ गए, F1 भी आ गया, F2 भी आ गया। आपको नेट फोर्स निकालना है, टोटल फोर्स। अब टोटल फोर्स कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपको डायरेक्शन देखना पड़ेगा। क्या देखना पड़ेगा, डायरेक्शन। अगर दोनों फोर्स अपोजिट होंगे तो माइनस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ दोनों फोर्स अपोजिट नहीं है, दोनों फोर्स सेम ही डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं। तो अगर मुझे टोटल फोर्स चाहिए तो दोनों को प्लस कर देंगे, ऑब्वियस सी बात है, F1 प्लस F2, तो दोनों को प्लस कर दीजिए। दिस इज 8k/Q²/d², दिस इज 12, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 8k/Q² प्लस 12k/Q²/d², दोनों को प्लस करेंगे, सो दिस विल बिकम 20k/Q²/d²। नाउ दिस इज द नेट फोर्स, ये आंसर है, दैट इज द नेट फोर्स। ओके, अच्छा, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ध्यान से देखो, दोनों फोर्स इस पे इधर ही लग रहे हैं, तो दोनों मिल करके भी जो टोटल आएगा वो भी क्या होगा, इधर ही लगेगा, तो उसका डायरेक्शन इधर होगा। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाएगा। मैं चाहता हूँ कुछ और क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं, है ना, इसको नोट कर लीजिए और ज़रा मुझे कमेंट में बताइए कितने लोगों का आंसर वो आया था, सही से बताना, ठीक है, ऐसे नहीं कि मेरा आया था, है ना, जिनका आया था वही बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ते हैं, लेवल थोड़ा धीरे धीरे करके बढ़ाते जाएंगे क्वेश्चंस का। ये सारे न्यूमेरिकल्स कुलाम्स लॉ पर ही लग रहे हैं, है ना, और कोई फॉर्मूला तो यूज़ हो नहीं रहा है। चलो ठीक है, तो सपोज हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, ये 90 डिग्री है और यहाँ 3 पॉइंट चार्जेस रखे गए हैं इसके वर्टेक्स पे, यहाँ Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है। चार्जेस और भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब पे Q ही रखा हो, कुछ भी हो सकता है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है ना। मुझे कॉन्सेप्ट सीखना है कि फोर्स कैसे निकाला जाएगा। किसी भी चार्ज पे अगर मुझसे पूछ ले व्हाट इज़ द नेट फोर्स, तो मुझे वो निकालने आना चाहिए। ओके, एनीवेज, तो ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके 3 वर्टेक्स जो दिए गए हैं, तीनों वर्टिसेस पर Q Q Q पॉइंट चार्ज रखा गया है। ये डिस्टेंस A दिया है, ये डिस्टेंस भी A ही दिया है। ओके, और आपसे बोल रहा है ये जो चार्ज रखा हुआ है, दिस चार्ज, इस पर आपको नेट फोर्स निकालना है। सो यू हैव टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज। ओके ओके, अब कैसे करेंगे इसको, मैं चाहता हूँ इसको आप ट्राई करिए, थोड़ा दिमाग लगाओ कैसे करेंगे इसको, है ना, पॉज करके इसको आप ट्राई करिए और फिर सोल्यूशन देखिए, तब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं सोल्यूशन इसका शुरू करता हूँ। ओके, सोल्यूशन। ओके, अब कैसे करेंगे, इस पर टोटल फोर्स निकालना है, नेट फोर्स। तो सबसे पहले ये पता करिए इस पर फोर्स लग कितने रहे हैं, है ना, नंबर ऑफ फोर्सेस। तो अगर इस पर फोर्स की बात करें तो इस पर फोर्स एक चार्ज ये लगा सकता है, एक चार्ज ये लगा सकता है, इसके अलावा और कोई चार्ज मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये इस पर फोर्स लगाएगा और ये इस पर, यानी 2 ही फोर्स लगेंगे। तो पहले मुझे दोनों फोर्स निकालने पड़ेंगे, फिर उनका डायरेक्शन देखना पड़ेगा, फिर डायरेक्शन के हिसाब से देखेंगे प्लस करना है या माइनस करना है। ओके, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करता हूँ। ये वाला जो चार्ज आपको दिख रहा है, ये इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, मुझे बताइए, डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट और राइट? बिल्कुल सही बात है, जिन लोगों ने बोला है राइट, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर जो फोर्स लगाएगा उसका डायरेक्शन ऑब्वियस सी बात है इधर होगा। मुझे टोटल फोर्स इस पर निकालना है तो मैं सिर्फ इसी को देखूंगा। ओके, तो इसने इसको इधर पुश किया विथ सम फोर्स, सपोज F1। ओके, F1 का डायरेक्शन पता चल गया। अब इसकी वैल्यू भी साथ में निकाल लेते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, फार्मूला आपको पता है, व्हाट इज द फार्मूला, F इज इक्वल टू K/Q1/Q2/R², दिस इज द फार्मूला। तो अगर मुझे F1 निकालना है, F1, सो
इसको मैं कैसे निकाल सकता हूँ, F1 इसने इस पर फोर्स इधर लगाया है तो इसको Q1 मान लीजिए, इसको Q2 मान लीजिए, इनके बीच का डिस्टेंस आपको पता है तो फॉर्मूला यूज़ करिए, K की वैल्यू K रहने देंगे, Q1 विच इज़ Q, Q2 दिस इज ऑल्सो Q डिवाइडेड बाई डिस्टेंस R की जगह क्या है A का स्क्वायर। ओके, तो F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। F1 आ गया, यानी ये इस पे इधर फोर्स लगा रहा है और कितना लगा रहा है उसकी वैल्यू भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। लेट्स टॉक अबाउट F2, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स किधर लगाएगा, पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, रिपल्शन होगा, ये अपने से इसको दूर भगाएगा, ये चार्ज इसको अपने से दूर भगाएगा, है ना। तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज पर फोर्स इधर लगाएगा, इन दिस डायरेक्शन, ओके, इन दिस डायरेक्शन। सो दैट इज योर F2, ये आपका F2 है, ऐसे लगाएगा, अपने से दूर भगाना चाहेगा, है ना। ओके, तो F2 की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये Q1 हो गया, ये क्या हो गया, Q2 हो गया, और इनके बीच का डिस्टेंस A हो गया। तो F2 कैसे निकालेंगे, सेम कि आपको नहीं लगता है कि F2 निकाल के देख ही लेते हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, सो दिस इज Q, ये भी क्या हो गया, Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो आएगा F2 इज इक्वल टू KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई A स्क्वायर, एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ लुक एट F1 एंड F2, क्या दोनों की वैल्यू सेम दिख रही है, F1 की जो वैल्यू है, F2 की जो वैल्यू है, बिल्कुल मुझे तो सेम दिख रही है, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर, KQ स्क्वायर बाई A स्क्वायर होनी भी चाहिए। ध्यान से देखो, ये चार्ज और ये चार्ज दोनों चार्ज सेम है, ये भी Q है, ये भी Q है, और जिस चार्ज पे फोर्स निकालना है उसका डिस्टेंस इस चार्ज से और इस चार्ज से बिल्कुल सेम है। तो अगर चार्जेस सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स भी क्या आना चाहिए, सेम ही तो आएगा, है ना। हाँ, लेकिन ध्यान से देखिए, अब मुझे अगर F1 आ गया, F2 आ गया, डायरेक्शन भी आ गया, F1 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है, अब मुझे नेट फोर्स निकालना है। तो नेट फोर्स कैसे निकालेंगे बताइए मुझे, अगर नेट फोर्स निकालना है, दोनों को प्लस कर दें या माइनस कर दें, क्या लगता है, डायरेक्शन देख के क्या लगता है, प्लस किया जाए माइनस किया जाए, थोड़ी समस्या है यहाँ पे, नहीं, दोनों अगर अपोजिट होते बिल्कुल तो माइनस कर देते, और दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में होते तो प्लस कर देते। ना तो अपोजिट है एग्जैक्टली और ना ही सेम डायरेक्शन में है। अब क्लास 11th में आप लोगों ने वेक्टर पढ़ा होगा, एडिशन ऑफ वेक्टर, जिसमें आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, दो वेक्टर को जब ऐड करते हैं, दो वेक्टर क्वांटिटी को, और जब उनका रिजल्टेंट निकाला जाता है R, तो उसका फॉर्मूला होता है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा। नाउ दिस इज द फॉर्मूला फॉर रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स A और B, उनके बीच का एंगल थीटा गिवन रहता है, और आपसे पूछता है व्हाट इज द रिजल्टेंट। मुझे बताइए फोर्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर है। ऑब्वियसली बात है, इसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटी आपको पता है और उनके बीच का एंगल भी आपको गिवन है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 होगा, तो ये भी 90 होगा, एंगल भी पता है, F1 की वैल्यू भी पता है, F2 की वैल्यू भी पता है, सारी बातें आपको पता हैं, तो आपको नहीं लगता इन दोनों का नेट फोर्स अगर आपको निकालना है, रिजल्टेंट दोनों का नेट, तो इस फॉर्मूले से निकाला जा सकता है। तो यहाँ सीखने वाली बात क्या है कि कभी भी अगर आपको किसी भी चार्ज पर नेट फोर्स पूछता है तो आपको दो बातें पता होनी चाहिए। पहला, फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, जितने भी फोर्स लग रहे हों कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 2 3 4 5 6, हर एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको पता होना चाहिए। साथ में हर एक फोर्स का डायरेक्शन पता होना चाहिए। अगर दोनों बातें आपको पता हैं तो आप नेट फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे इसके पीछे जो हमने क्वेश्चन किए हैं, जितने भी क्वेश्चंस किए हैं, उसमें आपने देखा है फोर्स का डायरेक्शन या तो बिल्कुल अपोजिट था या तो सेम डायरेक्शन था। बिल्कुल अपोजिट था तो नेट फोर्स निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, बड़े में से छोटे को माइनस कर दिया। और दोनों का डायरेक्शन सेम था तो मैंने प्लस कर दिया, फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना पड़ा। बट अगर कभी ऐसा आ जाए कि फोर्स किसी एंगल पर हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर है, ना तो सेम डायरेक्शन में है ना तो अपोजिट डायरेक्शन में, किसी एंगल पर है, और कोई ज़रूरी नहीं है कि 90 डिग्री ही हो, कुछ भी एंगल हो सकता है, फोर्स ऐसे भी लग सकते हैं, ऐसे भी लग सकते हैं, कैसे भी लग सकते हैं।
तो अगर कभी भी ऐसा सिचुएशन आए और वहाँ पर आपको नेट फोर्स निकालना हो तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। ये ए मान लो, ये बी मान लो, तो ये F1 ए हो गया, ये बी हो गया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया। फॉर्मूला आपके सामने है, ध्यान से देखो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। सो ए की जगह F1, दैट इज योर ए एंड दिस इज योर बी, ए वेक्टर बी वेक्टर, ओके। सो F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस F1 F2 के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो मैं यहाँ 90 लिख दे रहा हूँ, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 90? 0, ठीक है। तो अगर ये cos 90 0 होगा तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर, ओके। नाउ F1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या है, लुक एट दिस, KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ। F2 की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर सकता हूँ, फिर दोनों को सॉल्व करूँगा, जो भी आंसर आएगा वो मेरा फाइनल आंसर होगा। आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हो जाएगा, लेकिन अंडर रूट है, कई लोग इससे थोड़ा घबराते हैं, तो यहाँ पर एक और तरीका है इसको सॉल्व करने का, है ना। यहाँ तक तो आपको करना ही पड़ेगा, जैसे बताया गया एज इट इज़ करना पड़ेगा, मैं इसके बाद की बात कर रहा हूँ, ओके। आप F1 की वैल्यू पुट कर दीजिए, F2 की वैल्यू पुट कर दीजिए, सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अगर आप ईजी वे में करना चाहेंगे तो ध्यान से देखिए, F1 F2 दोनों सेम है क्या, तो क्यों ना मैं F2 की जगह F1 रख दूँ, क्योंकि F1 और F2 दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। तो मैं इसके थोड़ा सा ईजी बनाने के लिए मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ कि F1 स्क्वायर, इसको तो ऐसे ही रहने दो, है ना, और जो F2 है इसको क्या लिख दो, ये लिख सकता हूँ क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है, तो मैं F2 की जगह F1। अच्छा, ये क्या हो जाएगा, F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर दैट इज 2F1 स्क्वायर, 2 तो अंदर ही रहेगा, बट F1 स्क्वायर रूट के बाहर आ सकता है ना, तो ये हो जाएगा √2, ये तो एज इट इज़ रहेगा, और F1 स्क्वायर जब बाहर आएगा तो ये सिर्फ क्या बच जाएगा F1, ये रूट के बाहर आ गया क्योंकि स्क्वायर था। और अब F1 की जो वैल्यू है इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, तो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा। सो दिस इज √2 KQ स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, दैट इज द नेट फोर्स, दिस इज योर आंसर, दैट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज, ओके। आप वैसे भी करते F1 की वैल्यू ये, F2 की वैल्यू ये पुट करके स्क्वायर करके करते तो फाइनल आंसर यही आता है ना, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको एक बार देख लो ये क्वेश्चन कैसे हुआ है, और इसका जो कॉन्सेप्ट है उसे पकड़ के याद करके एकदम रखना दिमाग में, है ना, कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, कभी अगर फोर्स ऐसे हो कैसे भी हो, किसी भी एंगल पर हो, तो हम लोग उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ओके। इसको नोट करिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बताना चाहता हूँ, ये जो नेट फोर्स आया है, नेट फोर्स यानी F1 और F2 को मिला करके, इसका डायरेक्शन किधर होगा, क्योंकि अभी जो पीछे वाले क्वेश्चंस आपने किए हैं जिसमें दोनों फोर्स अपोजिट थे, तो उसमें डायरेक्शन निकालना आसान था, बड़े में से छोटे को माइनस करिए और जिधर बड़ा वाला है उधर ही डायरेक्शन हो जाएगा, है ना। और दोनों फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में है तो दोनों को ऐड कर दीजिए, तो जो नेट फोर्स है उसका डायरेक्शन भी उधर ही होगा। लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, फिर दोनों को मिला करके जो टोटल फोर्स आया है ये आया है, तो ये जो फोर्स आया है दोनों को मिलाने के बाद रिजल्टेंट, और यू कैन से नेट फोर्स, इस नेट फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, ये कैसे निकाला जाएगा, ये समस्या है थोड़ी सी। याद रखिए, मैं आपको बता देता हूं, इसको निकालने का भी एक तरीका है, तो पहले तो इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको देखिए, क्योंकि बाकी चीज़ें मैं इसको रब करूंगा, है ना। क्वेश्चन तो आपका हो गया है, बट एक चीज़ जो मुझे चाहिए और आपको भी चाहिए वो ज़रूरी है ना, खासतौर से CBSE बोर्ड्स की मैं बात कर रहा हूँ। ये जब तक आप यहाँ तक कर लिए ठीक है, बट इसके बाद ये जो नेट फोर्स आया है इसका डायरेक्शन किधर होगा, आपको ये निकालने आना चाहिए, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप छोड़ देते हैं और उसी की वजह से एग्ज़ाम में दिक्कत होती है, आपको लगता है कितना टफ एग्जामिनेशन है ना। तो पहले उसको सीख लेते हैं, मैं इसको रब करने जा रहा हूँ, ओके। तो इधर देखिए, इधर फोर्स आपका क्या था F1 और इधर फोर्स आपका क्या था F2, ठीक है, और इनके बीच का एंगल 90 डिग्री, अच्छी बात है, गुड। कभी भी दो वेक्टर्स अगर ऐसे दिए गए हों, जैसे सपोज करिए एक वेक्टर A है और ये वेक्टर आपका B है और इनके बीच का कुछ एंगल है थीटा, ये कुछ भी हो सकता है
है ना, जैसे ये F1 ये F2 दो वेक्टर्स और दोनों के बीच का एंगल थीटा। तो इन दोनों को मिला करके जो तीसरा वेक्टर आता है विच इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे हम नेट फोर्स यहाँ पे बोल रहे हैं, वो रिजल्टेंट हमेशा इनके कहीं ना कहीं बीच से होकर, एग्जैक्ट बीच से होकर जाएगा ये ज़रूरी नहीं है, बट इन दोनों के बीच से ही कहीं जाएगा और इसको आर वेक्टर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आर वेक्टर। इन दोनों का रिजल्टेंट या नेट वो इन दोनों वेक्टर के बीच से ही कहीं से होकर जाता है। हाँ, अगर दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यू क्या है? सेम, तो जो ये आपका दोनों को मिला करके नेट फोर्स बना है, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये जो नेट फोर्स आया है दोनों को मिलाने के बाद वो ठीक इसके बीच से जाएगा एग्जैक्ट। अगर ये 60 डिग्री का एंगल है तो 30 डिग्री इधर बनाएगा, 30 डिग्री इधर बनाएगा। बट अगर कोई एक वैल्यू ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल अगर ये फोर्स ज़्यादा है इस फोर्स से, तो जो इन दोनों का नेट आएगा उसका डायरेक्शन थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, मतलब ऐसे हो जाएगा। दैट इज वेक्टर आर। अगर ये वैल्यू इससे ज़्यादा होगी तो जो नेट फोर्स आ रहा है उसका डायरेक्शन इधर हो जाएगा। बट मुझे एग्जैक्ट डायरेक्शन चाहिए, है ना, ये इधर हो जाएगा, थोड़ा सा इधर हो जाएगा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट चाहिए। मीन्स मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल कितना होगा? 20 डिग्री, 25 डिग्री, 45 डिग्री, जितना भी होगा मुझे नहीं पता, मुझे ये एंगल चाहिए। अगर आपको इन दोनों को मिला करके जो नेट फोर्स आया उसका डायरेक्शन निकालना है तो अगर ये F1 है ये F2 है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो नेट फोर्स आया है वो कुछ इनके बीच से जाएगा, एग्जैक्ट बीच से जाएगा या नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, है ना, इनके बीच से जाएगा। सो दिस इज योर नेट फोर्स। अब ये एंगल मुझे चाहिए थीटा, इसको मैं अल्फा बोल रहा हूँ। इनफैक्ट मुझे ये एंगल चाहिए। ये एंगल पता चल जाएगा तो ये जो नेट फोर्स है इसका डायरेक्शन मैं बता सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल से इतने एंगल पर है ना। मुझे ये अल्फा चाहिए। अब अल्फा कैसे निकालेंगे? तो बहुत सिंपल सा है। ये जो वेक्टर आप देख रहे हैं इसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए। कैसी शिफ्टिंग? पैरेलल शिफ्टिंग। तो इसको अगर मैं ऐसे लाके शिफ्ट कर दूं यहाँ पे, तो ये आपका F1 होगा और ये क्या हो गया? F2 हो गया। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में देखो, ये आपका परपेंडिकुलर है, ये 90 डिग्री है, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है? बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर मैं tan अल्फा लगाऊं, tan अल्फा, सो दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज F2 अपॉन बेस विच इज F1। और यहाँ पे मुझे मालूम है F2 और F1 की वैल्यू हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। दोनों की वैल्यू सेम थी ना, तो इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू अगर आप रखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल होकर कितना बचेगा? 0, 1 बचेगा। बेवकूफ़, डिवाइड हो रहा है ना, कैंसिल होकर क्या बचेगा? 1। तो tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। अब बताओ, 1 tan अल्फा, 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan 45 डिग्री। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से ध्यान से देखो कितनी आ गई? अल्फा की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। मीन्स ये जो नेट फोर्स आया है इसका डायरेक्शन F1 के डायरेक्शन से कितना ऊपर है? 45 डिग्री ऊपर है। तो यहाँ से इसका डायरेक्शन भी आप निकाल सकते हैं। ओके। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये आ रहा होगा कि क्या हो अगर F1 और F2 दोनों 90 डिग्री पर ना हो। सपोज ये आपका F1 है और ये आपका F2 है। फोर्स का डायरेक्शन अगर ऐसे हो किसी ऑब्जेक्ट पर, और ये एंगल ऑब्वियस सी बात आपको दिया रहेगा, तो आप नेट फोर्स तो निकाल लेंगे। ये A हो गया, ये B हो गया, दोनों के बीच का एंगल थीटा अगर आपको दिया है तो नेट फोर्स निकालने का फॉर्मूला R इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्मूला A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। तो आपको A पता है, B पता है, थीटा पता है, ये A है, ये B है और ये थीटा, ये सब पता है, तो आप नेट फोर्स तो निकाल लेंगे। बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? मुझे पता है इन दोनों का जो नेट फोर्स आएगा वो इनके बीच से कहीं जाएगा। ठीक बीच से जाएगा ये ज़रूरी नहीं है। ठीक बीच से सिर्फ तब जाता है जब ये दोनों फोर्स इक्वल होते हैं। इन दोनों में से कोई फोर्स छोटा बड़ा होगा तो इनके बीच का जो नेट फोर्स है वो ठीक बीच से नहीं जाएगा। अगर ये बड़ा है तो थोड़ा सा इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, ऐसे झुक जाता है। दैट इज योर नेट फोर्स। तो अगर ये एंगल आपको थीटा गिवन है, दिस एंगल थीटा इज गिवन, F1 आपको पता है, F2 पता है, थीटा पता है, तो आप नेट फोर्स तो निकाल लेंगे।
मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, बट डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, मीन्स ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे अल्फा, क्योंकि यहाँ अगर इसको आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा, और राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा तो tan अल्फा का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपन बेस आप यहाँ यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे केस में अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। tan अल्फा कैन बी रिटन एज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। लुक एट दिस, ये जो फॉर्मूला है, अब ध्यान से देखो, ये a है f1 जो आपको पता है, ये b है f2 जो आपको पता है, थीटा इन दोनों के बीच का एंगल भी आपको पता है, तो a पता है, b पता है ना, a पता, b पता, थीटा पता, तो यहाँ से tan अल्फा नहीं निकल जाएगा। इनफैक्ट ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ भी आप लगा सकते थे, आपको ऐसे शिफ्टिंग करने की ज़रूरत ही नहीं थी, है ना। तो अगर डायरेक्शन आपको निकालना है, दो वेक्टर का नेट फोर्स निकालने के बाद अगर उस नेट फोर्स का आपको डायरेक्शन निकालना है तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर दो वेक्टर आपको पता है a और b, जैसे यहाँ f1 और f2, अब इसी केस में देख लो, इस वाले क्वेश्चन में f1 और f2 है ना, इधर f1 है, इधर क्या है f2 है। f1 की वैल्यू ऑलरेडी आप निकाल चुके हैं, f2 की वैल्यू पीछे आप देखेंगे निकाल चुके हैं, और दोनों के बीच का एंगल ये कितना है 90 डिग्री। तो अगर मुझे अल्फा निकालना हो तो मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ b इसको a मान लो और इसको क्या मान लो b, ठीक है। तो b की जगह मैं क्या रख दूंगा f2, और थीटा दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ऊपर क्या आया f2 आया ना, नीचे क्या आएगा a क्या है, व्हाट इज a f1, ठीक। b क्या है f2, और थीटा क्या है 90 डिग्री, cos 90 क्या होता है 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, है ना। तो ये कितना आएगा f2/f1, यही तो आया। यानी अगर दो फोर्सेस गिवन है किसी भी डायरेक्शन में, f1 f2, इनके बीच का एंगल थीटा, ये थीटा कुछ भी हो, 90 हो, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 हो, कुछ भी हो, इनका रिजल्टेंट निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, और जो रिजल्टेंट आया है, जो नेट फोर्स आया है, उसका डायरेक्शन निकालना है तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे, याद रखिएगा। ओके, डायरेक्शन भी निकालने आपको आना चाहिए, मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करूँगा अगले कुछ क्वेश्चंस में। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी, इसको फिर से आप रिवाइज करिएगा, हालांकि ये बातें अभी और आगे आएंगी, उसमें और ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे हम लोग, है ना। तो बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना है, फिर आगे देखते हैं। ओके।